हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरा शौहर बहुत मोहब्बत करने वाला था, वो बहुत ख्याल भी रखता था। मैं अकेली रहती थी, सास ससुर की जिम्मेदारी से आजाद थी क्योंकि राशिद के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। एक बार मैं कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई, वापस आते हुए सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर की हड्डी टूट गई। अचानक से पाँव मुड़ने की वजह से सारा वजन एक ही पाँव पर आ गया था। मैं चलने फिरने से कासिर हो चुकी थी। चूंकि मैं अकेली रहती थी, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त को अपने पास बुला लिया क्योंकि मेरे पैर पर प्लास्टर बंधा था। मेरा मायका दूसरे शहर में था, इसीलिए चंद दिन बाद ही फरी को उसके भाई मेरे घर छोड़ गए थे। मेरी दोस्त की अभी शादी नहीं हुई थी, उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, समझदार बाशऊर थी, इसीलिए कहीं आने जाने पर ज्यादा पाबंदी ना थी। घर में उसकी 2 भाभियां कामकाज के लिए मौजूद थी, इसीलिए मेरी दोस्त ने आते ही घर संभाल लिया। वो काम काज करके मेरे पास बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती थी। उसकी उम्र लगभग 24 के करीब थी। वो बहुत हसीन और इतनी ही मासूम भी थी। मैं एक स्टिक के सहारे कुछ चलने लगी थी, लेकिन मुझसे काम नहीं किया जाता था। एक रात मेरी आंख खुली तो शौहर कमरे में नहीं था। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे किचन से अपनी दोस्त फरी की हंसी की आवाजें आ रही थी। मुझे कुछ हैरत सी हुई कि इस वक्त वो किचन में क्या कर रही है। मैं किचन में गई तो फरी के साथ अपने शौहर राशिद को देखकर कुछ हैरान हुई। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मुझे देखकर फरी मेरे पास आ गई और कहने लगी, राशिद भाई ने आज तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी कि भाई ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिए। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। राशिद भी हंसने लगे। फरी से कहने लगे, तुम तो बच्चों की तरह डर जाती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोले, मैं पानी पीने आया था। फरी को देखकर शरारत सूझ गई। जब से ये घर पर आई है तुम भी कुछ हंस बोल लेती हो। घर में एक रौनक सी लग गई है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने ज्यादा तवज्जो न दी क्योंकि आखिर वो मेरी वजह से ही मेरे घर पर रहने आई थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए बात बदल दी। लेकिन अब एक अजीब सी बात मेरे साथ होने लगी थी। रात को फरी मुझे दूध का गिलास देती थी जिसे पीकर मुझे गहरी नींद आने लगती थी। अक्सर वो और राशिद बातें करते रहते थे। कुछ दिनों से जाने क्यों मुझे फरी की बातें कुछ मशकूक सी लगने लगी थी। वो अकेली किचन में काम कर रही होती। जब मैं अचानक किचन में जाती तो वो यूं डरती जैसे न जाने कौन आ गया हो। मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ जाती। जब मैं उससे डर की वजह पूछती तो कहती, नई जगह है ना, इसीलिए डर गई थी। मैं एक बार उसके कमरे में गई तो वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी कि अगर मेरी दोस्त को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने उसके घर आते ही कब्जा जमा लिया। ये किससे बात कर रही थी और मुझसे क्या छुपाना चाह रही थी, मैं ये सोचने लगी। वो फोन पर कह रही थी, कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे। इसके बाद वो फोन पर हर बात का जवाब हाँ में देने लगी। मैं वापस पलट कर अपने कमरे में आ गई। किसकी बात कर रही थी? अभी तक उसका रिश्ता नहीं हुआ था और न ही उसे कोई लड़का पसंद था। फिर वो किससे बातें कर रही थी? खैर, अब मुझे शक हो चुका था। आज मैंने रात को दूध नहीं पिया था। रात को मैंने ऐसा भेस बदला जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ और आज जल्दी सो जाऊंगी। रात के 1 बजे राशिद कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं भी स्टिक की मदद से कमरे से बाहर गई। बातों की आवाजें मुझे फरी के कमरे से आ रही थी। जब मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बेअख्तियार ही मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने फरी बगैर दुपट्टे के बदहवासी से खड़ी थी। राशिद उसके पास खड़े थे। राशिद ने मुझे पीछे पलट कर देखा तो मेरे पास आ गए और कहने लगे, अपनी दोस्त को यहाँ बुलाने का बहुत शौक था ना तुम्हें। अब अगर वो आ गई है तो इसका कुछ ख्याल भी तो रखा करो। तुम तो शायद बेहोशी की नींद सो रही हो। मैं कमरे से बाहर आई तो फरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आ गई। चमगादड़ उसके दुपट्टे पर थी, इसीलिए मुझे उसका दुपट्टा उतारकर दूर फेंकना पड़ा। तुम्हें तो पता है हमारी पानी वाली टंकी के नीचे चमगादड़ों का बसेरा है, और ये बात मैं भी जानती थी क्योंकि अक्सर औकात हमारे सहन में भी चमगादड़ आ जाती थी। फरी अब भी खौफजदा सी अपनी जगह पर खड़ी थी। मैं तेजी से उसके पास गई। वो शायद चमगादड़ से हद दर्जा डरी हुई थी। मैंने फरी को अपने साथ लगा लिया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो तो यूं बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। मैं फरी को अपने कमरे में ले गई। वो रात भर वक्फे वक्फे से डरती रही। बचपन से ही वो ऐसी चीजों से बहुत डरती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अभी भी उसे इतना खौफ आता है। 2 दिन मैंने उसे अपने ही साथ सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लग रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे वापस भेज दें। मैंने कहा, फरी कुछ दिन की बात है, मैं घर संभालने लग जाऊंगी तो चली जाना। मेरी बात पर वो अफसुर्दा सी हो गई। कहने लगी, आप किसी नौकरानी को रख लें, लेकिन मुझे वापस भेज दे, मेरे यहाँ दिल नहीं लगता। न जाने क्यों उसकी गोरी रंगत पीली सी पड़ती रही। वो पहले से कमजोर भी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने राशिद से कहा कि फरी वापस जाना चाहती है, अब किसी नौकरानी का इंतजाम करते हैं। मेरी बात पर वो
उखड़ कर कहने लगे, क्यों जाना चाहती है? मैंने कहा उसका दिल नहीं लगा यहाँ, कुछ बीमार सी लगने लगी है और अब तो मैं भी कुछ कुछ चलने फिरने लगी हूँ। लेकिन वो मुझसे कहने लगे, कहानियां सुना रही हो तुम, अगर फिर से गिर गई तो जानती हो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं फरी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तो मुझसे पहले कहती कि वो बीमार है, कुछ दिन उससे कहो और रुक जाए फिर वापस चली जाए। मुझे तो ये था कि तुम्हारा पाँव ठीक हो जाए, वरना मुझे क्या गर्ज, तुम्हारी दोस्त है, जहाँ चाहे रहे। अगले रोज मैंने फरी को राशिद के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। 4 घंटे बाद वो वापस लौटे। फरी मुस्कुरा रही थी, हाथ में शॉपिंग बैग थे। राशिद मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी दोस्त का जरा ख्याल नहीं, डॉक्टर कह रहा था इसको खुश रखा करो। अब मैंने इसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई है, देखो कैसे खुश है। मुस्कुराते हुए फरी ने मेरे गाल पर बूसा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राशिद भाई ने खूब शॉपिंग करवाई है और तुम्हारे लिए भी खूबसूरत सी घड़ी खरीद कर लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग से सारी चीजें दिखाने लगी। ये बात नहीं है कि मुझे ये सब देखकर बुरा लगा। राशिद ने जो कुछ भी लिया मेरी ही दोस्त को लेकर दिया, लेकिन इस 1 साल में उन्होंने मुझे इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करवाई थी। हमेशा यही कहते थे कि मेरा बजट ज्यादा नहीं है, इसीलिए इतना कुछ लेने की क्या जरूरत है। न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने राशिद से कहा कि आपको क्या जरूरत थी फरी को इतनी शॉपिंग करवाने की। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारी दोस्त को मैं अपना ही समझता हूँ, राशिद का इखलास अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी बेचैनी दिल का क्या करती जो मुझे खदशों में मुब्तला कर रहा था। सुबह उठते ही मैंने फरी से कहा कि मैं तुम्हारे भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देती हूँ, अब मैं काफी बेहतर हूँ। लेकिन उसने राशिद के सामने ही साफ इनकार कर दिया, कहने की नहीं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा था तो क्या फायदा रहने का। न जाने क्यों लेकिन मैं चाहती थी कि फरी गाँव वापस चली जाए, लेकिन राशिद मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे, जब वो कह रही है कि उसे अभी नहीं जाना तो तुम क्यों बहस कर रही हो। मैं तो चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। राशिद कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे बाहर निकल जाती, उन्हें पानी खुद देने लगी। बार बार रात को उठकर फरी का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती थी। न जाने कैसी उलझन थी जो मुझे नजर तो नहीं आ रही थी लेकिन महसूस हो रही थी। आज सुबह दफ्तर की छुट्टी थी। नाश्ता करते ही राशिद फरी से कहने लगे, फरी तैयार हो जाओ, घर का राशन खत्म है, तुम मेरे साथ, मुझे खरीदारी में आसानी होगी। फरी ने एक बार भी इनकार नहीं किया, फौरन इस बात में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। फरी घर आते ही सामान लाउंज में रखकर अपने कमरे में चली गई। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था। दफ्तर के वक्त में भी राशिद फरी के साथ किसी न किसी बहाने से चले जाते थे। अब तो मेरा जब्त जवाब दे गया था। मैं रो रही थी। एक तरफ मेरा घर टूट रहा था, दूसरी तरफ मेरे घर की बर्बादी की जिम्मेदारी मेरी दोस्त थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने सबसे पहले फरी से बात की कि तुम घर की चीजें लेने के बहाने कहाँ जाती हो। मेरी बात सुनकर वो सटपटा सी गई, नासमझी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, कहीं भी नहीं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और राशिद के बीच क्या चल रहा। वो रोने लगी। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती, कमरे के बाहर से राशिद बड़ा गुस्से से अंदर दाखिल हुआ, मुझे बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में ले गया और कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरे बारे में तफ्तीश करने वाली। मैं भी बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। मैंने कहा, आप फरी के साथ बहाने बनाकर कहाँ जाते हैं। इस बात पर वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, जहाँ मर्जी जाओ, तुमने अगर आज के बाद मेरी जासूसी की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो कहर भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोल रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, जो जी में आए करें, कल मैं फरी को वापस भेज दूंगी, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। ये कहने की देर थी कि फरी मेरी चीखें सुनकर कमरे का दरवाजा बजा रही थी। राशिद ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, मगर मैं मार खाकर भी सच जानना चाहती थी। मैंने राशिद का गिरेबान पकड़ लिया। वो बोला, अच्छा तो सुनो, मैं फरी से शादी करने लगा हूँ, फिर देखता हूँ तुम इसे कैसे यहाँ से भेजती हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मेरा मोबाइल भी साथ ले गए ताकि मैं किसी से राब्ता न कर सकूं। मेरे कमरे का दरवाजा बंद होकर लॉक हो गया था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाजा खटखटा सकूं। बाहर अब वो दोनों मौजूद थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा चेहरा जगह जगह से नीला हो चुका था, होठों के पास गहरा जख्म आ चुका था जिससे खून बह रहा था। राशिद ने मुझसे साफ कह दिया था कि वो और फरी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और वो कल ही शादी कर लेंगे, फिर वो देखते हैं कि मैं कैसे उन्हें जुदा कर सकती हूँ। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी दोस्त ने ही मेरा घर उजाड़ दिया था, मुझे बर्बाद करके अपना घर मेरे ही शौहर के साथ बसाने चली थी। पूरी रात मैं रोती रही। सुबह मेरे कमरे का दरवाजा खुला, फरी मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उसे देखकर नफरत से रुख बदल लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे नफरत और ताज्जुब से देखा और कहा, तुम मेरी दोस्त हो या डायन? मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसी होती है दोस्त जैसी तुम हो। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो खुद पिछले कई महीनों से एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत को सह रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए।
ताकि तुम्हारा घर न टूटे। मैंने नादानी से उसे देखा। वो कहने लगी, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे राशिद भाई की नजरों से उलझन सी महसूस होती थी। फिर मुझे ये लगने लगा कि मेरे कमरे में रात के वक्त कोई दरवाजा खोलकर झांकता है। एक बार मैं किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि राशिद भाई ने मुझे डरा दिया, फिर बात हंसी में डाल दी। मैंने भी इस बात को मजाक ही समझा, लेकिन फिर एक दिन वो किचन में आए और कहने लगे, तुम्हें अपनी दोस्त का जरा भी ख्याल नहीं है, वो कितनी कमजोर होती जा रही है। ये पाउडर ताकत का है, रोज तुम इसे दूध में डालकर दे दिया करो और उसे मत बताना वरना वो पिएगी नहीं। मैंने उनकी ये बात मान ली और ये बात आपसे छुपा ली। फिर एक रात मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे का दरवाजा बंद हुआ है, किसी ने कुंडी लगा ली। जब मेरी आंख खुली तो राशिद भाई सामने खड़े थे। मैंने फौरन साइड पर रखा दुपट्टा खुद ओढ़ा, लेकिन वो मेरे करीब होने लगे। कहने लगे, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बेड से खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो कहने लगे, इस वक्त कोई किसी हसीन और खूबसूरत लड़की के कमरे में क्यों आता है? मुझे उनसे खौफ सा महसूस होने लगा। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने चीख कर आपको मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन आप नहीं आए और मेरे मुंह पर हाथ रख चुके थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। वो कहने लगे, मेरा दिल अपनी बीवी से भर चुका है, इसीलिए मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती। वो मेरे कमरे से निकल कर जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मुझे जहर दे देंगे और सारा इल्जाम तुम पर आएगा कि तुम ही उसे दूध में जहर मिलाकर देती रही हो। मैं तो बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि मैं ही हर रात तुम्हें दूध पिलाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस दूध में क्या मिलाया जा रहा है। मैं यहाँ तुम्हारी खातिर आई थी, मगर सच तो यह है कि मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को खत्म कर लूं या इस शख्स को ही मार डालूं जिसने न किसी रिश्ते का लिहाज रखा, न ही इंसानियत का तकद्दुस। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं तुम्हें इस हकीकत से आगाह कर दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नजरों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। ये सुनकर मुझे अपनी दोस्त बेकसूर लगी, क्योंकि ये सब मेरे शौहर की बदनीयती थी, क्योंकि एक जवान खूबसूरत बीवी के होते हुए वो मेरी दोस्त की जिंदगी खराब कर चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरी दोस्त के घर वालों को पता चले, क्योंकि वो ये सुनकर मेरे शौहर को जान से मार देते। मुझे हर हाल में ये बात सबसे छुपानी थी, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम मेरे शौहर से कह दो कि तुम उससे दूसरी शादी के लिए तैयार हो। मेरी दोस्त ने मेरे प्लान पर अमल किया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि जब मेरा शौहर कमरे में आएगा तो मुझसे कहना कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैं कमरे में आ जाऊंगी और ये सुनकर तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। मैंने सोचा सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा, मगर जब वो कमरे में आया तो मेरी दोस्त ने चाकू से उस पर वार कर दिया। अपने शौहर की चीखें सुनकर मैं अपने कमरे में आई तो मेरी दोस्त का हाथ और चेहरा खून से भर चुका था और मेरा शौहर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और मेरी सहेली अभी भी उस पर वार कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया। ये देखकर मैं रोने लगी और अपनी दोस्त से कहा, ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? ये सुनकर वो कहने लगी, मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, ये आदमी इसी लायक था। मैंने उसी वक्त अपनी दोस्त को घर से भगा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। मैंने उसी वक्त अपने भाई को फोन किया जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसने 1122 को बुलाया और मेरे शौहर को अस्पताल ले गया। भाई ने दिन रात एक करके मेरे शौहर को बचा लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरा शौहर मर गया तो मेरी दोस्त को जेल जाना पड़ेगा। मैंने हर मुमकिन भाई को ताकीद की थी कि जिस तरह भी हो सके मेरी दोस्त पर आंच ना आए। भाई ने मेरे शौहर को कराची आगा खान अस्पताल में एडमिट करवा दिया, जहां महंगे तरीन इलाज के बाद उसकी जान बच गई थी। मगर अब मैं ऐसे शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने मेरी रूह को घायल कर दिया था। उसको बचाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मेरी सहेली किसी मुसीबत में न फंस जाए, क्योंकि वो बेचारी तो मेरी मदद के लिए आई थी। भाई ने मुझे मेरे शौहर से खुला दिलवाई और कुछ अरसे बाद मेरी नई जगह शादी करवा दी। आज मेरी शादी को 2 साल गुजर गए हैं। मेरा एक बेटा भी है। मेरी शादी के बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आई तो मेरे भाई ने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने भी इनकार न किया, क्योंकि उसे एक पढ़ा लिखा शौहर मिल रहा था और वो जानती थी कि किस तरह मेरे भाई ने उसे सारी कानूनी कार्रवाई से बचा लिया था, वरना उसे जेल भी जाना पड़ता और सजा भी भुगतना पड़ती। इस वाक़े के बाद मुझे नसीहत हो गई थी कि किसी भी अनजान लड़की को कभी भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना शौहर की नीयत कब और कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं लगता।